आज जो बात होगी वो ये होगी कि मृदा प्रदूषण क्या होता है, कैसे क्या करना है। तो मृदा प्रदूषण की अगर हम बात करें तो जब अब इसके पहले हमारा जो प्रदूषण हुआ उसमें हुआ था वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण हमारे हो चुके हैं। आपने वो बात समझ ली। अगर आपने नहीं अभी तक बात समझी है तो पहले वो पीछे की क्लासें देख लें, फिर इसके बाद आगे की क्लास देखेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। अब बात जहाँ मृदा प्रदूषण की जाए तो इसमें हमने जब पढ़ाया था आपको वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण जिसे बोलेंगे सॉइल पॉल्यूशन। क्लियर? सॉइल पॉल्यूशन, मृदा प्रदूषण। भारत सरकार ने सन 1953 ईस्वी में, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1953 ईस्वी में, इम्पॉर्टेंट नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी फैक्चुअल क्वेश्चन जरूर है कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो महत्वपूर्ण है। 1953 ईस्वी में केंद्रीय मृदा प्रदूषण न कहेंगे, मृदा नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की। अब जब इसकी स्थापना हो गई 1953 में तो जाहिर सी बात है कि मृदा कोई महत्वपूर्ण चीज होगी जिससे उससे का नियंत्रण करना जरूरी है। अब यहाँ समय अंदर चलो केंद्रीय मृदा नियंत्रण बोर्ड की स्थापना भारत सरकार ने की। क्यों की, किस लिए की, क्यों ज़रूरत पड़ी मृदा को संरक्षित करने की, उसके पीछे देखो। पहली बात ये है, अगर मृदा का यहाँ जो सीधा मीन है वो है उस मिट्टी से जो उपजाऊ है, जहाँ पर उर्वरता है। हम कृषि प्रधान देश थे स्वतंत्रता के पहले भी और आज भी। हमारे भारत की जीडीपी में भारी मात्रा में योगदान है किसका? वनों का और कृषि भूमि का। अगर मृदा प्रदूषित होती जाएगी तो कृषि उत्पाद कम होता जाएगा। अब मृदा प्रदूषित कैसी होती है, क्यों हो रही है? तो मृदा प्रदूषण के कारण यहाँ देखो क्या है, कारण कौन कौन से हैं जिसके कारण मृदा प्रदूषित होती है। तो पहला कारण है अत्यधिक नमी। अत्यधिक नमी, अगर एक लिमिट से ज़्यादा नमी है तो भी मृदा प्रदूषित होगी। और अगर एक अत्यधिक सूखा, अगर मृदा अधिक सूखी है तो भी मृदा प्रदूषित है। रसायनों जिनमें आप रासायनिक उर्वरक जितने आते हैं, रसायनों का अधिक प्रयोग, इससे भी मृदा प्रदूषित होती है। अब यहाँ जो हमने रसायन लिखे हैं, परीक्षा में पूछा जाएगा कौन से रसायन हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, तो आप कहेंगे रसायनों में से कीटनाशी, जो कीड़ों को मारने की दवाएं डाली जाती हैं खेतों में, कीटनाशी, कवकनाशी, जो फंगस लग जाता है पेड़ों में, जो उसको ख़त्म करने के लिए दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है रसायनों का। कीटनाशी, कवकनाशी, पादपनाशी, जो पेड़ पौधों, जो खेतों में घास को खत्म करने के लिए दवा डाली जाती है उसको पादपनाशी कहते हैं। कीटनाशी, कवकनाशी, पादपनाशी जो रसायन का प्रयोग होता है उससे भी मृदा हमारी खराब होती है। अब आई बात कि मृदा में अगर जल भराव हो गया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वाटर लॉगिंग, या हिंदी में जलाक्रांति भी कहते हैं। वाटर लॉगिंग हो गई तो भी मृदा खराब हो जाती है। उसमें क्या हो जाता है, साल्ट की मात्रा ऊपर आ जाती है जिससे मृदा हमारी खराब हो जाती है। अब अगर कोई पूछे साल्ट जो ऊपर आता है, जो जलाक्रांति में साल्ट आता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो याद रखेंगे Na, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के ज़्यादातर लवण होते हैं जो ऊपर मृदा के आ जाते हैं, जिससे मृदा दूषित हो जाती है।
अब ये जो मृदा हमारी दूषित हो जाती है किससे, जलाक्रांत या जल भराव से। क्वेश्चन आता है ये भारत में सर्वाधिक किन राज्यों में है, तो इसका आंसर बड़ा सरल है, पंजाब, और दूसरा आंसर है हरियाणा। ये दो राज्य ऐसे हैं जहां पर जल भराव की समस्याएं अधिक होने से और अधिक जमीन पर वहां पर ज़्यादा खराब होती चली जा रही है। तो ये दो कारण वहीं पर हैं, पंजाब राज्य में, हरियाणा राज्य में। देखो यहाँ ऊपर हमने कहा था कीटनाशी, कवकनाशी और पादपनाशी रसायन बोले थे। इनका भी अधिक प्रयोग करने वाला राज्य पंजाब और हरियाणा ही है। ज़्यादा उर्वरक का इस्तेमाल भी पंजाब हरियाणा ही करता है। ज़्यादा जल भराव या ज़्यादा सिंचाई का काम भी पंजाब और हरियाणा भी करता है। सबसे कम वनों वाला राज्य भी कौन है, हरियाणा ही है। और कृषि में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उपज वाले राज्यों में भी आगे पीछे, कभी पंजाब कभी हरियाणा, कभी पंजाब कभी हरियाणा, यही रहते हैं प्रति हेक्टेयर में। अगर चावल की बात धान की जाए तो उसमें प्रति हेक्टेयर में पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ रहते हैं। बहरहाल गेहूं में आपके पंजाब और हरियाणा राज्य ही प्रति हेक्टेयर में रहते हैं। ये बात आपने समझी कि किसी भी चीज़ का यदि अधिक इस्तेमाल किया जाता है तो पेड़ पौधे और हमारी मृदाएं खराब हो जाती हैं। लेकिन अभी जब हम पीछे पढ़ा रहे थे वायु प्रदूषण, तो वहाँ हमने कहा था अम्लीय वर्षा, एक शब्द बोला था, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा जो होती है इससे भी भारी मात्रा में ज़मीनें खराब होती हैं। जल प्रदूषण भी अम्ल वर्षा से होता है और मृदा प्रदूषण भी अम्ल वर्षा से होता है। और अम्ल वर्षा किस कारक से होती है, तो NO2 और SO2 से होती है। ये बात बताई है ना पहले, NO2 SO2 से होती है। ये दोनों अम्लीय वर्षा का कारक हैं। तो ये जरूर याद रखना, ये NO2 नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से होता है। ये क्वेश्चन सीटेट और स्टेट PCS और UPSC सब पूछ चुके हैं ये वाला क्वेश्चन कि अम्लीय वर्षा का कारक कौन है। तो NO2 और SO2 गैस होती हैं जो कि जल के साथ मिलकर SO2 सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है और NO2 नाइट्रिक अम्ल बनाती है। NO2 से HNO3 नाइट्रिक अम्ल बनता है और SO2 से H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। तो ये मृदा को प्रदूषित करते हैं। अब बात आई कि अच्छा चलो हमने एक खेत ले लिया, और ये खेत हमारा प्रदूषित ना होने पाए इसके लिए हम क्या करें। तो हमें पहले यह जानना जरूरी है कि वास्तव में मृदा है क्या, उसका संगठन क्या होता है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जो मृदा को बनाते हैं। तो हेडिंग डालेंगे मृदा का संगठन। मृदा का संगठन, मृदा का संगठन, मृदा का संगठन क्या है, कैसे मृदा बनी, कैसे मृदा तैयार होती है। तो देखेंगे मृदा में खनिज होता है, खनिज लवण होते हैं। कितने खनिज लवण होते हैं मृदा में। दूसरा, मृदा में खनिज लवण है। मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए। मृदा जल कितना होना चाहिए। और मृदा में कार्बनिक पदार्थ कहें या एग्जाम में कार्बनिक पदार्थ की जगह एक शब्द ये बहुत आता है, ह्यूमस। ह्यूमस शब्द ज़्यादा आता है, ये बात याद रखना, इस पे स्टार बना लेना, महत्वपूर्ण बात है ये। ह्यूमस की मात्रा कितनी होती है। तो ये दोनों क्वेश्चन की ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है 25% और जल की मात्रा कितनी होनी चाहिए तो 25%। क्लियर। और जो खनिज लवण है ये कितने होते हैं, तो ये 40 से 45% मृदा में खनिज होते हैं। 40 से 45% खनिज होते हैं। और कार्बनिक पदार्थों की मात्रा मृदा में कितनी होती, तो ये होती 5 से 10%। शेष में अन्य चीज़ें। ये चीज़ें आवश्यक हैं जो आपकी मृदा में होनी चाहिए। ठीक। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि खनिज लवण, ऑक्सीजन की मात्रा, जल की मात्रा, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा हो ये भी सकता है कि जो ये ऑप्शन दिया हो ये दिया हो 20 से 25%, 15 से 25%,
ड्यूल में भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन आपको पकड़ के यही चलना है क्या कि 25% जिसमें आपका वेरी करेगा वो ऑप्शन सही होगा। अब यदि मृदा में इनमें से कोई भी चीज़ आपकी कम या ज़्यादा हो जाएगी तो मृदा की उर्वरता अपने आप कम हो जानी, इसमें कोई दो राय नहीं। अब हमें मेंटेन ये चीज़ें रखने के लिए, ऑक्सीजन को हम मेंटेन रखने के लिए, जल को मेंटेन रखने के लिए समय समय पर जुताई और फसल चक्र का इस्तेमाल होता रहता है। हमारी मृदा खराब ना हो, ये तो आपने पीछे जो हमने शब्द लिखे वो लिखे थे प्रदूषण वगैरह के, है ना। अब देखो ये हमारे पास मृदा का संगठन अगर तैयार है और हम वनों की कटाई ना करें, ठीक, फसल चक्र का प्रयोग करें। फसल चक्र समझते हैं कि पहले हम सामान्य कृषि करें और उसके बाद हम दलहनी या तिलहनी फसल करें, मतलब एक सामान्य कृषि और एक दलहन या तिलहन की फसल हो, तो हमारे फसल चक्र मेंटेन रहेगा और हमको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हमारी जो फसल है, जो भूमि है, उसकी उर्वरता बरकरार बनी रहेगी, मृदा में किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होगा। जल न भरने दें, पीछे हमने लिखा भी था, जल भराव न होने दें, अधिक रसायन का इस्तेमाल न होने दें। और एक शब्द बहुत ज़्यादा है जिसको कहा जाता है एग्रो फार्मिंग। क्या कहा जाता है? एग्रो फार्मिंग कहते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खाद का इस्तेमाल करें, जैविक खाद का इस्तेमाल करें। यहाँ देखो एक शब्द हमने लिखा जैविक खाद, या इसी को हम यही आना ही चाहते थे। जैविक खाद या कार्बनिक पदार्थ या ह्यूमस एक ही चीज़ होता है। देखो खनिज लवण हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी आपके सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ठीक, ये सारे पदार्थ होते हैं खनिज के अंतर्गत आते हैं। ऑक्सीजन आप जानते हैं O2 होती, जल भी जानते हैं। खाली इतना कभी कभी हो जाता है कि जो मृदा में जल होता है वो किस प्रकार पेड़ों में पहुंचता है, तो केशिकत्व के द्वारा वो वृक्ष में जाता है। और पेड़ में किसके द्वारा जाता है? ये जड़ों से जो जाता है पेड़ के ऊपर, जैसे ये पेड़ है सपोज दैट, इसमें जो हमारी नीचे से जो जड़ें आई हुई हैं उनसे जो जल जाता है, तो जल में कहाँ से जाता है? तो जाइलम से। कहाँ जाता है जल? तो जाइलम के माध्यम से पेड़ में जल जाता है और केशिकत्व के कारण जल जाता है। किसके कारण जाता है? तो अब पूछा जाएगा कि मृदा में जो जल होता है जो पेड़ में जाता है या पौधे में जाता है वो किस प्रकार का जल जाता है? तो केशिका जल। कौन सा जल? केशिका जल होता है जो पेड़ में जाता है, केशिकत्व के द्वारा जाता है। अब समझने वाली बात ये केवल बची कार्बनिक पदार्थ। हमने गोबर की खाद डाली, कार्बनिक पदार्थ है। हमने हरी खाद डाली जिसको आप बोलते हैं बरसीम, ढैंचा, सन, है ना, या सनई भी कुछ क्षेत्रों में शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? कार्बनिक पदार्थ कहें, ह्यूमस कहें, या जैविक खाद कहें, या गोबर की खाद कहें, एक ही बात होती है। तो ये हमारे खेत में 5 से 10% होना चाहिए। अभी हमने पीछे लिखा था कि अधिक रसायनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अधिक रसायन के इस्तेमाल से क्या होता है? सूक्ष्म जीव नष्ट न होने पाए, ठीक, सूक्ष्म जीव नष्ट न होने पाए हमारे खेत के। इसके लिए हम क्या करेंगे? तो देखिए इसके लिए होता क्या है, अभी हमने पीछे लिखा फसल चक्र, एक बार सामान्य फसल, एक बार दलहनी तिलहनी फसल, और फिर नीचे लिखा सूक्ष्म जीव नष्ट न होने पाए, इसके लिए रसायनों को प्रयोग न किया जाए। तो सूक्ष्म जीव ना खत्म हो तो आप दलहनी तिलहनी फसल जब बोएंगे तो इसमें एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है राइजोबियम। क्या नाम होता है? राइजोबियम नाम का एक जीवाणु होता है जो दलहनी तिलहनी फसलों के जड़ों में पाया जाता है। और ये जो है पेड़ को आपके नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, जिससे पेड़ों में नाइट्रोजन की मात्रा बरकरार बनी रहती है। तो इस कारण दलहनी तिलहनी फसलों का इस्तेमाल होता रहता है, फसल चक्र आपका निरंतर चलता रहेगा। अब बात आई आगे, यहाँ तक नोट कर लिए है ना। अब सुनो,
अगर ये सारी चीज़ें आपकी मेंटेन चल रही हैं, आपने वनोन्मूलन नहीं किया, पेड़ नहीं काटे, आपने मृदा का संगठन बरकरार रखा, उसके अंदर आपने फसल चक्र का इस्तेमाल किया, सब कुछ सही सही चल रहा था, तो प्रकृति के एक कारण होता है जिसको हम कहते हैं मृदा अपर्दन। मृदा अपर्दन, मृदा अपर्दन भी एक खतरनाक चीज़ होती है। मृदा अपर्दन कैसे होता है? तो मृदा अपर्दन होता है जल द्वारा। कैसे होता है? जल द्वारा। आपके खेत का जल बहकर या भूमि का जल बहकर दूसरे के खेत में चला गया, ग्राउंड में चला गया, या खेत से बाहर कहीं चला गया, उससे भी मिट्टी का कटाव हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? मृदा अपर्दन। जल द्वारा वृक्ष या झाड़ियाँ अगर कम हैं, वृक्ष कम है उस भूखंड पर, या झाड़ियाँ कम है या घास कम है, तो भी मृदा अपर्दन होता है। जल द्वारा, वायु द्वारा, अगर बहुत तेज वायु चलती है, जैसे उत्तर भारत के मानसूनी क्षेत्र में आपके प्लस पाकिस्तान के कुछ भूखंड पे लू चलती है, तो वो भी वायु होती, वो उड़ाकर यदि मृदा को आपके खेत से लेगी तो भी उर्वरता आपके खेत की कम हो जाएगी। अब ये बात आई कि मृदा अपर्दन एक नुकसानदेह चीज़ है, मिट्टी का कटाव नहीं होना चाहिए। तो मृदा में उर्वरता कितने तक पाई जाती है भाई? कितनी गहराई तक मृदा में उर्वरता पाई जाती है? तो मृदा में 5 सेंटीमीटर की गहराई तक। कितना? 5 सेंटीमीटर की गहराई तक ही मृदा में उर्वरता अधिक मात्रा में होती है। जो अभी हमने लिखा था, उर्वरता सबसे ज़्यादा कितने तक होती? 5 सेंटीमीटर, क्योंकि आपकी बीज की बुआई आप 5 सेंटीमीटर के नीचे नहीं करते। कोई अगर ज़मीनी स्तर से जुड़ा होगा तो मालूम होगा कि जुताई के लिए हम जिन का इस्तेमाल करते हैं, जो हर का प्रयोग किया जाता है कल्टीवेशन में, तो वो मेनली बहुत ज़्यादा गहरे नहीं होते। ज़्यादा गहरा होगा तो वो हमें खाद को मिलाने के लिए प्रयोग किया जाता है, हरी खाद को मिलाने के, जबकि जुताई के लिए रोटावेटर वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। अब तो मृदा की उर्वरता कितने तक रहती है? 5 सेंटीमीटर तक। तो इसका विशेष ध्यान ये दिया जाए, जुताई नीचे से, कोई अगर निचला क्षेत्र है, नीचे से ऊपर की ओर की जाए, इससे भी मृदा की उर्वरता मेंटेन रहती है, जल भराव न होने पाए, है ना। और जुताई जो हो नीचे से ऊपर की ओर हो, क्योंकि सिंचाई करते समय ऊपर से पोषक तत्व बहकर निचले क्षेत्र में आते हैं। तो यदि निचले क्षेत्र से जुताई होकर ऊपर के क्षेत्र में जाएगी, तो जो वहाँ से उर्वरता बह के आई है वो फिर से वहाँ जाकर और मेंटेन रहेगी। तो ये आपकी कुछ बातें रही मृदा अपर्दन की। और इसके अगर हम कहें कि इसको ठीक करने के क्या उपाय हैं, तो यही उपाय है कि आप अधिकाधिक वृक्ष लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। वृक्ष और झाड़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं जो कम ना होने पाए, जिससे मिट्टी का बंधाव बना रहे, और ज़्यादा रसायन का इस्तेमाल ना करें, ये सारी चीज़ें ना हों। अब एक वर्तमान समय एक नई चीज़ ये है जिसका नाम है प्लास्टिक। एक शब्द आपको एग्जाम में और मिलेगा जिसका नाम है, प्लास्टिक के अलावा ये शब्द आ जाता है माइक्रो प्लास्टिक। है प्लास्टिक का ही सब पार्ट, ये प्लास्टिक, ये माइक्रो प्लास्टिक। ये माइक्रो प्लास्टिक क्या है? जो खाद्य पदार्थ हमारे होते हैं या जो बर्तन हम मिट्टी के प्लास्टिक के प्रयोग करते हैं, उनसे धीरे धीरे मेलामाइन टाइप के कण हमारे पेट में जाते रहते हैं, जो हमारे भोज्य पदार्थ से होते हुए और खाद्य श्रृंखला में आ गए हैं। बात को समझना, किस में आ गए हैं? खाद्य श्रृंखला में आ गए हैं। यहाँ तक पाया जा रहा है कि जो बड़े प्राणी हैं, जिनको हमने उत्पादक उपभोक्ता नहीं पढ़ा है, आप कि जब खाद्य श्रृंखला क्लास होगी उसमें आप और अच्छे से समझ पाएंगे। जो सर्वोच्च उपभोक्ता शेर है, उसके शरीर में भी पाई जा रही है क्या? माइक्रो प्लास्टिक। गाय भैंसें तो डायरेक्ट प्लास्टिक खाती है, हमारी समझ में आता है भाई इसने प्लास्टिक खा ली, इसके पेट में प्लास्टिक होना तो लाजमी है। जिसने प्लास्टिक खाई है, जिसने प्लास्टिक नहीं खाई उसके पेट में भी प्लास्टिक निकल रही। कैसे? पेड़ पौधे प्लास्टिक से धीरे धीरे, आपने देखा होगा भारत सरकार ने भी प्लास्टिक पर बैन लगाना शुरू किया है। ये प्लास्टिक का कचरा जाकर हमारे खेत में रख जाता है, जहाँ इस पे जाके कोई सीड गिरेगा, बीज गिरेगा, तो वो उगेगा नहीं, या अंकुरित मान लीजिए हुआ भी तो उसकी जड़ें उतना अच्छे से वहाँ व्याप्त नहीं हो पाती। तो ये वर्तमान समय का
सबसे बड़ा ये भूमिका या मृदा का सबसे बड़ा वर्तमान समय में दुश्मन है। वर्तमान समय सबसे बड़ा दुश्मन है कौन है? प्लास्टिक है। अब यहाँ एक शब्द और आ जाता है कि मृदा प्रदूषण है, यहाँ शब्द चल रहा है तो आता है कृषि या किसान का मित्र किसे कहा जाता है? कृषि का या किसान का मित्र किसे कहा जाता है? ये भी मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है। हमने कहा था कि मृदा में ऑक्सीजन होना चाहिए। ऑक्सीजन होने के लिए यदि वहाँ तक पेड़ों की जड़ों तक ऑक्सीजन इजीली पहुँच पाएगी तो उसके लिए किसान का मित्र कहा जाता है केचुआ, जो मिट्टी में छेद करता है ज़मीन के अंदर और जड़ों तक छेद कर देता है, जिससे उसकी जड़ तक ऑक्सीजन इजीली पहुंच जाती है, पेड़ की उर्वरता बढ़ती है। केचुआ। और दूसरा, अगर केचुआ ऑप्शन में ना हो तो केचुआ चूँकि सरीसृप होता है, सांप, इसलिए ये दो लोग। एक चीज़ आपने सुनी होगी, भूमि का दुश्मन या मृदा का दुश्मन तो प्लास्टिक है, और किसान का यदि शत्रु पूछ लिया जाए, चूँकि मित्र लिखा है तो किसान का शत्रु पूछ लिया जाए कौन होता है, ठीक, तो किसान का शत्रु कहा जाता है चूहा को। ये भी सरल क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछ ले जाए, कोई ज़रूरी ना है ना। केचुआ और सांप किसान के मित्र हैं, जबकि चूहा किसान का दुश्मन कहलाता है या शत्रु कहलाता है। ये बात आपने मृदा की समझी, ठीक है। तो ये रही मृदा की बात। उर्वरता के लिए, इसकी उर्वरता बढ़ाने के लिए कोई और प्रयास नहीं करने, जितनी चीज़ें के कारण होता है यही चीज़ें धीरे धीरे कम कर देनी होती। अगली हेडिंग डाल दो, जैव प्रदूषण। जैव प्रदूषण, अगर हम जैव प्रदूषण की बात करें तो यहाँ एक चीज़ जाननी जरूरी है कि जैव प्रदूषण का प्रयोग कब से हुआ। जैव प्रदूषण क्यों हुआ, इसको बोलेंगे बायोपॉल्यूशन। क्लियर। जैव प्रदूषण का प्रभाव किस पर होता है, जैव प्रदूषण किसे कहते हैं, तो पहले ये जान लीजिए कि यदि कोई भी ऐसा जीवाणु या सूक्ष्म जीव जो मनुष्य, फसल, फलदायी वृक्ष तथा अन्य जंतुओं को प्रभावित करे या उनकी मृत्यु हो जाए, उसको प्रदूषण को कैसा प्रदूषण कहते हैं, जैव प्रदूषण कहते हैं। हम कोविड-19 को जैव प्रदूषण के अंतर्गत रख सकते हैं। अभी हालांकि किसी पुस्तक में या किसी वैज्ञानिक द्वारा हमने ऐसा अभी पढ़ा नहीं है, फिलहाल न सुना है कि जैव प्रदूषण के अंतर्गत कोविड को रखा जाएगा। फिलहाल प्लेग, चेचक, एंथ्राक्स, बटुलिज्म जैसी बीमारियों को जैव प्रदूषण के तहत ही रखते हैं। तो अब आप बात समझेंगे, जैसे आप जिस किसी क्षेत्र से हों तो वहाँ एक शब्द सुना होगा टोटका, शब्द सुना होगा, नहीं सुना होगा तो समझें टोटका क्या होता है। इसमें ये होता है कि जो हमारी बीमारी है या जो किसी व्यक्ति की बीमारी है वो सामने वाले को चली जाए। जैसे गंगा नहाने जाया जाता है तो वहाँ कहते हैं कि यदि कोई रोगी है तो एक कपड़ा अपना छोड़ के चला आए। यदि आपको कोई बीमारी है तो आप चले जाइए, अपना कोई एक वस्त्र उतार कर नीम पे डाल दीजिए, आपका रोग नीम को चला जाता है। लोग कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, गलत है, ऐसा नहीं होता महोदय, बिल्कुल ऐसा होता है। ऐसा ही है कि बीमारियां, एक व्यक्ति की बीमारियां दूसरे व्यक्ति तक जाती हैं। प्लेग में यही था कि चूहे की बीमारियां लोगों तक पहुंच जाती थीं। अब समझना यह है कि ऐसा क्यों होता था, किस लिए होता था। तो देखो मामला है सन 1519 ईस्वी का। कब का है मामला, 1519 ईस्वी का मामला है। ये जो मामला है ये कहीं और का नहीं है, ये है स्पेन ने मैक्सिको के ऊपर क्या किया कि उसके ऊपर अटैक ना करके उसके देश में चेचक के जीवाणु भेज दिए और वहाँ पर लाखों लोग चेचक से मारे गए। किससे मारे गए,
चेचक के जीवाणु से मारे गए। चेचक भी जैव प्रदूषण के अंतर्गत आता है या जैविक अटैक का साधन भी है। क्या? चेचक। अब तो बायोलॉजिकल वार भी होने लगा, बायोलॉजिकल टेररिज्म भी आ गया। बायोलॉजिकल मतलब आतंकवाद भी जैव आतंकवाद के अंतर्गत भी आने लगा। ये सन 1519 का मामला। 1530 में 1530 ईस्वी में, ये इसकी थोड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम समझ रहे हैं, है ना। जब ये समझ जाएंगे तो फिर आगे भी अच्छे से समझ पाएंगे। 1530 ईस्वी में भी स्पेन ने मैक्सिको पर फिर दोबारा, पहली एक बार देखो इनको दिया खुराक, इनको नहीं अच्छा लगा, मजा नहीं आई, इनको दोबारा फिर दे दिया। कब दिया? 1530 ईस्वी में। 1530 ईस्वी में चेचक भी दिया, प्लेग भी दिया। कहा एक से भले दो, है ना। चेचक भी ले लो, प्लेग भी ले लो। कब? 1930 ईस्वी में। दो बीमारियां एक साथ दे दी। ये भी जैव आक्रमण का ही एक अंग था या भाग था। अगला है 1754 ईस्वी से 67 ईस्वी के बीच, 1754 से 1767 ईस्वी के बीच जो है ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका के सैनिकों को क्या किया कि इनको कुछ वस्त्र भेजे, कुछ खाद्यान्न भेजा और उसमें चेचक का विषाणु भेज दिया। तो वहाँ पर भी काफ़ी सैनिक हताहत हुए और मारे गए। किस बीमारी से? चेचक की बीमारी से काफ़ी लोग प्रभावित हुए। फिर मामला है 1939 और 45 ईस्वी का, जब चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वार ईस्वी में, द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान ने चीन से युद्ध नहीं लड़ा, उसके देश में सीधे चूहे घुसा दिए और इन चूहों से एक बीमारी फैल गई, प्लेग, जिससे काफी लोग मारे गए। देखना, ये पूरा मतलब एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बनती चली जा रही है जैव प्रदूषण की। लोग ये समझते हैं कि जैव प्रदूषण नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है भैया, है ना। 1939 से 1945। और अगला एक मामला है सन 2001 ईस्वी का। इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं भूलेंगे, यहाँ एक चीज जरूर मेंशन कर लेंगे। 2001 में जैव आतंकवाद, बायो टेररिज्म का प्रारंभ किस सन से माना जाता है या किस वर्ष से माना जाता है? तो सन 2001 से माना जाता है। क्यों माना जाता है? होता यह है कि जब तक कोई कष्ट किसी गरीब पर पड़ता है या कमजोर पर पड़ता है, तब तक उस कष्ट को कष्ट माना नहीं जाता। जब तक आतंकवाद की चपेट में दुनिया के अन्य देश आ रहे थे, तब तक वो आतंकवाद था ही नहीं। जब पेंटागन पे लेकर के बम ओसामा बिन लादेन के बंदे कूदे, तो भगा के फिर अमेरिका एकदम से जगह के रे नहीं आतंकवाद है। तो इनकी समझ में तब आता जब भाई चूंकि शक्तिशाली देश है, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे रसिया हो, जब इनको कष्ट होता तो कहते नहीं अब कष्ट है। कोविड-19 अगर वैश्विक महामारी तब ही हुई जब अमेरिका में लोग मरे। तो एक कुछ है, ऐसा एक ट्रेंड ही है कि जब तक अमेरिका का खून नहीं पिया जाएगा तब तक वो खून पीना माना नहीं जाएगा। तो सन 2001 ईस्वी में सन समाचार पत्र, न्यूज़पेपर कौन सा था? सन समाचार पत्र था। इसके संपादक थे जिनका नाम था बॉब नाम के इसके फोटो संपादक थे। क्लियर? इनकी मृत्यु हुई सबसे पहले, इनकी मृत्यु हुई और इनकी मृत्यु किससे हुई? सन 2001 ईस्वी में जो सन समाचार पत्र के संपादक बॉब मारे गए, इनकी मृत्यु हुई एंथ्राक्स से। किससे हुई? एंथ्राक्स से। हो ये रहा था कि इन लोगों को लेटर भेजे जा रहे थे विश्व के अन्य देशों में, पाकिस्तान और भारत में। किस सन में? सन 2001 में। तो इसमें सबसे पहला व्यक्ति जो फंसा, जिसकी मृत्यु हुई, उसका नाम था बॉब। एंथ्राक्स नामक जीवाणु से, ये जीवाणु या विषाणु किसी से भी मार सकते हैं, ये हालांकि विषाणु है एंथ्राक्स। इसके विषाणु से मृत्यु हो गई बॉब की। तब से माना गया कि ये जो है एक विषाक्त और जैविक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाने वाली चीज है एंथ्राक्स।
होता क्या था कि लेटर, एक लिफाफा बनाया गया और उसके अंदर जो भी पत्र डालना है वो डाला गया और उसमें एंथ्राक्स नाम का विषाणु डाल दिया गया। आप जानते हैं कि जो विषाणु, जिसको हम हिंदी इंग्लिश में वायरस कहते हैं, जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया कहा जाता है। तो विषाणु की एक खासियत होती कि विषाणु जो होता है वो जैसे ही ऑक्सीजन की टच में आता है तुरंत जीवित हो जाता है। आप हजारों साल तक बोतल के अंदर भर के रख सकते हैं विषाणु को, जैसे ही बोतल खुली ऑक्सीजन टच में आई वो तुरंत जिंदा हो गया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी जो विषाणु है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। ये भी याद रखना, सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी विषाणु को माना जाता है। तो एंथ्राक्स का लिफाफा जैसे ही कोई खोले तुरंत उसमें ऑक्सीजन, वो जीवित हो जाए और व्यक्ति की सांस से अंदर पहुंचा और तुरंत व्यक्ति की दम घुटकर मौत हो गई। इसके लिए मूवी भी है, आपने देखी हो, न देखी हो तो देख लें, क्रिस 3। क्रिस 3 में जो काल होता है, विवेक ओबराय ने जिसका एक्ट किया है, तो वो क्या करता है कि विषाणु भेजता है इंडिया में, जो ये काल का या लोग लेके आते हैं यहाँ पर इंडिया में और फैलाते हैं, जिससे लोगों की दम घुट के मौत होती है। वो लगभग कुछ एंथ्राक्स टाइप का ही दिखाए हैं। तो ये एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जैव प्रदूषण की। अब इतना नोट कर लिए हैं। अब आगे इसके अगर बढ़ें और हम ये देखें कि अच्छा भाई, ये तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जैव आतंकवाद की श्रेणी में आ गया, सन 2001 से आ गया। भारत, पाकिस्तान, अमेरिका और दुनिया के अन्य देशों में 2001 में लोग मारे गए, तो ये माना गया भाई ये तो आतंकवाद है, ऐसे लोग मारे जा सकते हैं। ऐसा हमने अभी बोला था, फलदायी वृक्ष, फसली चीज़ें का भी नुकसान होता है। जब बात आती फसल की या वृक्ष की या कृषि की, तो इनके प्रयोग करने के लिए मुख्यतः एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है बीज। बीज, सीड। जो भी सीड होते हैं इनके अंदर ये भ्रूण है, बीज भ्रूण है। जैसे मानव एक भ्रूण होता है, भ्रूण से ही मनुष्य का विकास होता है, वैसे ही वृक्ष या पादप का भी विकास बीज या भ्रूण से होता है। अगर इसके डीएनए समान है, किसके? बीज के, तो वृक्ष के भी डीएनए समान होंगे। तो मेनली जो जैव अटैक होता है, जैसे कोविड में एक व्यक्ति इफेक्टेड हुआ तो देखा होगा सारी मानव जाति पे इफेक्ट था, किसका? कोविड का। क्यों? क्योंकि सारे मनुष्य, मानवता के आधार पर मनुष्यों के डीएनए काफ़ी हद तक तो समान, चूंकि सारे मनुष्य के 46 गुणसूत्र होते हैं, तो गुणसूत्र यदि क्रोमोसोम हमारे समान है तो हमें काफ़ी चीज़ों तक की हद तक समानताएं पाई जाती हैं। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, अकॉर्डिंग टू फिलॉसफी, अकॉर्डिंग टू ह्यूमैनिटी, अकॉर्डिंग टू मानविकी, हमें बहुत हद तक समानताएं। बट अगर हम बीज की बात करें तो आपने एक शब्द सुना होगा, डीएनए चेंजमेंट। कभी गेहूं वगैरह की बुआई हो तो आपने देखा होगा, ये R21 है, ये सोनारा 65 है, ये लरमा रोहू है। यदि गेहूं का नाम अलग हो गया, गेहूं अलग हो गया, इसका मतलब उसका डीएनए भी चेंज हुआ, डीएनए भी चेंज हुआ। चूंकि गुणसूत्र उत्परिवर्तन, जिसको म्यूटेशन बोलते हैं, वो यदि हुआ है तो गुणसूत्र का चेंजमेंट हुआ है ना, डीएनए का चेंजमेंट हुआ है। चूंकि जो गुणसूत्र होता है उसकी इकाई जीन होती, क्या होती है? जीन। तो इसको कहा जाता है जेनेटिक चेंजिंग। इंग्लिश में लिख सकते हैं जेनेटिक चेंजिंग करते हैं, किसका? बीज का, ताकि कभी भी किसी एक ही वृक्ष का प्रभाव, मतलब एक ही विषाणु का प्रभाव पूरे देश पर ना हो सके। अगर कहीं हम डीएनए का चेंजमेंट नहीं करेंगे तो पूरी फसल हमारी बर्बाद होगी, पूरा कृषि हमारी बर्बाद हो जाएगी। जैसे आप जाने, सन 1848 ईस्वी में यूरोप में, उस ज़माने में डीएनए चेंजमेंट की व्यवस्थाएं नहीं हुआ करती थी। अब तो डीएनए चेंज करके ही सरकार भी प्रयास करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा भारत के किसी एक ही क्षेत्र में एक ही बीज न बोया जाए, नहीं तो पता लगा कोई कीटाणु आ जाएगा। आप लोग हो सकता है जानते भी हो कि सरसों के खेत में अगर कीड़ा लगता है तो देखा होगा पूरे सरसों के खेत बर्बाद होते चले जाते हैं। आम के खेत में अगर लगा तो सारे आम बर्बाद होते चले, लेकिन उनके बीच में एक आम कोई देसी है, सपोज दैट दशहरी की पूरी बाग है और उसमें बीच में 2 देसी के पेड़ हैं, तो देखा होगा दशहरी में अगर कीड़ा लगा तो वो देसी में इफेक्टेड उतना ज़्यादा नहीं होता। तो सन 1848 ईस्वी में
यूरोप में कोई कीड़ा आया जो आलू की फसल को बर्बाद कर रहा था। वहां भारी मात्रा में आलू प्रभावित हुई, पूरी आलू बर्बाद हो गई, जिसमें 10 लाख लोग मर गए। कितने? 10 लाख लोग मरे। भाई आलू सड़ेगी, कीड़े होंगे, बीमारियां फैलेंगी, मरेगा आदमी। और 15 लाख लोग विस्थापित हो गए। क्लियर? ये यूरोपीय महाद्वीप की घटना है, जो आज के समय में सभ्य है, समृद्ध है, जानकार भी है, डीएनए चेंजमेंट भी कर रहा, सब कुछ सही है। ये हुआ। और फिर दूसरा एक मामला उठा सन 1984 ईस्वी का। पहला मामला 48 का, दूसरा 1984 ईस्वी में। डीएनए चेंजमेंट न होने के कारण एक जगह है फ्लोरिडा। यहां पर पता नहीं क्या हुआ कि किसी विषाणु के आ जाने से सारे खट्टे फलों के जो वृक्ष थे, खट्टे फलों के वृक्षों में विषाणु या जीवाणु का इफेक्ट हो गया और पूरे देश में लगभग 1,80,000 पेड़ों को काट देना पड़ा। अगर न काट दिया जाता तो इसका प्रभाव पूरे देश पर होता, बड़े भूखंड पर हो जाता। इतने पेड़ काट देने पड़े खट्टे फलों के। अब ऐसा होता है, ऐसा आगे भी हो सकता है। इसके लिए सतर्क रहने की ज़रूरत है। भारत सरकार ने इसके लिए प्रयास किया ताकि इसका प्रभाव कम से कम हो, हमारे देश में ऐसे अटैक ना हो। तो एक संस्था है जिसका नाम है DRDO, उसने भारत में लेबोरेटरी की स्थापना की जिससे कोई विदेशी ताकत हम पर कभी अटैक न कर सके। आप जानते हैं हमारे बगल में हमारे चचा जान बैठे हैं, हमारे पीछे बड़े चचा जान बैठे हैं, इस बगल छोटे चचा जान बैठे हैं और हमारे नीचे बिल्कुल सौतेले चचा जान। मतलब हम लोग चचा जान से एकदम घिरे पड़े हैं चौतरफा। और फूफा हमारे फैले पड़े हैं, जैसे अमेरिका है, रसिया है। तो ये भी कमज़ोर नहीं है कि इनको आप कमज़ोर मानिए, ये भी नाक फुला किसी भी समय हमारा खून पीने को तैयार है। तो अब जहाँ ये सारी स्थितियाँ आती हैं तो DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा शोध एवं अनुसंधान संगठन ने एक प्रयोगशाला बनाई, एक प्रयोगशाला का गठन किया। और कहाँ किया? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया। कब किया? तो 1972 ईस्वी में किया। किससे निपटने के लिए किया प्रयोगशाला का गठन? जैव प्रदूषण से या रासायनिक प्रयोग से होने वाली नुकसान के लिए हमारे देश में लेबोरेटरी की गठन किया गया। कहाँ पर है? ग्वालियर में। प्रश्न देखो कैसे आएगा। जैविक एवं रासायनिक आक्रमणों से या प्रभावों से बचने के लिए DRDO द्वारा स्थापित प्रयोगशाला कहाँ है? तो कहाँ है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। और 1972 में इसकी स्थापना की गई। तथा ITBP, इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस, आर्मी, क्लियर, इन सब को बचाने के लिए, ताकि किसी भी अटैक से, क्योंकि बॉर्डर पर तो इन्हीं को रहना है, किसी भी अटैक से बचने के लिए इन लोगों को रासायनिक वस्त्र का भी प्रयोग किया जा रहा है, ताकि इन पर कोई भी कभी केमिकल अटैक या बायोलॉजिकल अटैक कोई हो तो इन पर ज़्यादा प्रभाव ना पड़ सके। क्योंकि ये यदि अटैक किसी पर होता है, कौन सा? बायोलॉजिकल। जैसे आपने अभी पीछे देखा था कि जापान ने चीन को मारा नहीं, उसके देश में प्लेग वाले चूहे घुसा दिए, तो उसके देश के लोग किससे मर गए? प्लेग से फर्जी ही मर गए। तो ये जो इस प्रकार की घटनाएं हैं ये ना हो तो ITBP, मिलिट्री इंटेलिजेंस, आर्मी, इनके पास रासायनिक वस्त्र की उपलब्धता भारत में है। क्लियर? तो ये रहा हमारा जैव प्रदूषण। इसे बचने के बस एक ही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो हमारे यहाँ जैविक जितने कृषि वगैरह हो रही हैं उनमें DNA चेंजमेंट होता रहे। बस इसी से बचा जा सकता है। और बाकी इसका ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है। जैसे कोविड-19 आया, फिर ओमिक्रॉन आया, तो अब मनुष्यों का तो हम DNA चेंज कर नहीं सकते कि मनुष्य के गुणसूत्र 46 हैं, बढ़ा के 47 कर दिया। अब 47 गुणसूत्र कुत्ते के होता है। अगर 47 हो गए तो आदमी न रहा, कुत्ता हो गया।
तो मनुष्य में तो हम डीएनए चेंज नहीं कर सकते, लेकिन पादपों में जहाँ बीजों में संभव है वहाँ हम कर रहे हैं, प्रयास है। और रासायनिक वस्त्र बनाए जा रहे हैं, रासायनिक व्हीकल्स भी बन गई हैं जिनसे हम रासायनिक और जैविक प्रयोगों से बच सकते हैं। तो ये रही आज की हमारी क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में।